सबसे पहले आज जो है संसद पर हुए हमले की हम सभी जानते हैं बरसी है। तो मैं इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वह प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आज़ादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम यह संविधान प्रदान करता है, जिसे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर वह काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का
रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ यानी स्ट्रांग यूनियन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत
में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। अध्यक्षों, महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गई है, पर वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है। उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के रक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ यह काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है। हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संविधान। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मूल भावना को ताक पर रख दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान के मूल्यों को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को समुचित विकास को अपना यह लक्ष्य बनाया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और अध्यक्ष महोदय ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से अपना पक्का मकान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, हर घर में शौचालय बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार
हर संभव प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप विमेन डेवलपमेंट के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है और इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तिकरण भी यह सुनिश्चित होगा। इसी सोच के तहत अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए साल 2019 में संविधान संशोधन किया गया है। इसके लिए हमने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का अवसर प्रदान किया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। अध्यक्ष महोदय, समग्र और समावेशी विकास के ये सभी काम हमारे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के यह जीवंत रूप हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम किया है, बल्कि संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी हमारी सरकार ने लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमें भारतीयता से पुनः परिचित कराया है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का यह संदेश दिया है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें भगवान श्री राम, मां सीता जी और प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर भी अंकित है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है और अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। हमारा संविधान और उसमें उकेरी गई आकृतियां हमारी सर्वोत्तम विरासत, समृद्ध इतिहास और महान परंपरा की यह वाहक है। इसी परंपरा को हम विकास भी, विरासत भी की भावना के साथ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की महानता के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था, एंड आई कोट, देयर वाज ए टाइम व्हेन इंडिया वाज स्टडेड विद रिपब्लिक्स and even where there were monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that Indians did not know parliament or parliamentary procedure. A study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments for the Sanghas, but they knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी ही महान परंपरा का हिस्सा है और यह हम सभी के लिए गौरव और यह स्वाभिमान की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान अथक परिश्रम और विचार विमर्श का यह परिणाम है। इसके निर्माण में शामिल सभी महानुभाव महान देशभक्त थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री K.M. मुंशी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मैं बोल रहा हूं वो सच्चाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने हमारे संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एच.बी. कामत,
पीएस देशमुख, आर.के. सिरवा, शिवबनलाल सक्सेना, ठाकुरदास भार्गव, के.टी. शाह और हृदयनाथ कुंजरू आदि जैसी महान विभूतियों ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमारे संविधान को समृद्ध किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार बी.एन. राव और इसके मुख्य मसौदाकार एस.एन. मुखर्जी अपने असाधारण योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अमूमन जब भी संविधान की बात की जाती है तो हम फाउंडिंग फादर्स की बात तो करते हैं, लेकिन फाउंडिंग मदर्स की बात नहीं करते। लेकिन आज मैं भारतीय गणतंत्र की उन फाउंडिंग मदर्स को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जितना कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का रहा है। यहां मैं एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो संविधान सभा की उन महिला सदस्यों की भूमिका का वर्णन करती है जिनके योगदान का इतिहास द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक पुस्तक का नाम है फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक यह किताब संविधान की महिला सदस्यों का जीवन चित्रण करते हुए संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर विस्तृत प्रकाश डालती है। जब 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर अध्यक्ष महोदय जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए तो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में 11 महिलाएं भी शामिल थीं। उनके नामों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा और मैं मानता हूँ कि उल्लेख करना इस संसद के समक्ष आवश्यक भी है। जी. दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधन, हंस मेहता, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुदशिया, एजाज रसूल, कमला चौधरी और एनी मैस्करीन। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन और देश के द्वारा अपनी संविधान सभा की महान महिलाओं को हर्ष ध्वनि के साथ उनकी सामूहिक सराहना की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारत और भारतीयता के मूल विचार की उपज है। भारतीय संविधान निर्माण और लोकतंत्र के वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और एक अनूठा अनुभव भी है। अध्यक्ष महोदय, जब अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे तो उनका संविधान कॉलोनियल रूलर्स का एक पार्टिंग गिफ्ट था। इसके विपरीत भारतीयों ने अपना संविधान अपने लिए खुद रचा है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, कई पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज और उनके संविधान ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए, लेकिन भारतीय संविधान तमाम ऑनस्लॉट्स और चैलेंजेस के बावजूद बिना अपनी मूल भावना को खोए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह है भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविधि और संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव। और आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। अध्यक्ष, संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एच.आर. खन्ना की आत्मकथा नाइदर रोजेज
नॉर थॉर्न्स नामक किताब से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, आई टोल्ड माई यंगर सिस्टर संतोष, I told my younger sister Santosh, I have prepared a judgment which is going to cost me the Chief Justiceship of India, unquote. 1976 की में घटना घटी, मैं 1976 में घटी। इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह वर्ष 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जे.एम. शेलर, के.एफ. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं कि यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था। अध्यक्ष महोदय, और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे दे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है, इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का भी अधिकार दिया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था अध्यक्ष महोदय, सामाजिक कल्याण था अध्यक्ष महोदय, लोगों का सशक्तिकरण था अध्यक्ष महोदय। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग हमने प्रशस्त किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी सामाजिक न्याय की यह भावना से ही प्रेरित था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, 70 वर्षों से हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम करोड़ों उद्यमियों के लिए तो एक समस्या था ही, यह देश की एकता में भी बाधक था। हमने जीएसटी कानून बनाया। यह कार्य फेडरलिज्म के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने की हमारे प्रयास को यह दर्शाता है। अब जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से टैक्स दरें निर्धारित की जाती हैं। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ है। लोगों का जीवन अध्यक्ष महोदय यह आसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में भी स्वीकार किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस कानून की प्रशंसा करते हुए कहा था, द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट एंड एम्बॉडी द जीएसटी is to my mind a classical example of the collaborative cooperative federalism. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, the constitution is not just a set of rules, it is the spirit of India seeking its destiny. मुझे कहते हुए हर्ष अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया अध्यक्ष, और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉस रोड्स को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के.आर. मलकानी ने लिखा था, I would like to quote, to threaten the liberty of the press, to threaten the liberty of the press for the sole offense of the non-conformity to official view may be a handy tool for tyrants
but only a crippling curtailment of the civil liberty in a free democracy. A government can always learn more bona fide criticism of the independent thinking citizen than the fulsome flattery of the sultans. Sultans का मतलब चापलूस होता है। अखिल अध्यक्ष महोदय, मलकानी जी और आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप आदेश को रद्द कर दिया और सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान का लाभ अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया जिससे आलोचकों को चुप किया जा सके और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर की अग्रणी भूमिका थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ बाबा साहब हमेशा लड़ते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने 1954 में संविधान में चौथा संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ कहा था। आई वुड लाइक टू कोट, आई एम सॉरी टू से that this attitude of treating the fundamental rights with contempt as though they were no consequence, that they could be trodden upon at any time with the convenience of the majority or the wishes of the party chief, is an attitude that may easily lead to some dangerous consequences in the future. And I feel very sorry that even a matter of this sort, namely the infringement of or the deviation from fundamental rights, is being treated by the party in power as though it was a matter of no moment at all, unquote. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की जिस एटीट्यूड की बात बाबा साहब ने की थी, कांग्रेस ने उसी एटीट्यूड को सत्ता में होने के दौरान बार बार दोहराया है। मैं कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके द्वारा संविधान और उसमें निहित भावना को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 40th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को ह्यूमिलिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य, मैं तुरंत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक जो है मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना था। चाहे जो भी अपराध किए सब क्षम्य थे। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। कैसे देश माफ कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यही नहीं रुका। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? अध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
यह प्राविधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन यह वैध होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूरे संविधान को एक तानाशाह के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनाने का यह षड्यंत्र नहीं था? क्या यह सब जनता को फिर से प्रजा बनाने की यह साजिश नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति, आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। और अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्त होगी हूँ। 18 महीने मैं भी जेल रहा हूँ। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिटरी सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पैरोल तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने कभी संविधान, न संवैधानिक मूल्यों और न संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के ऊपर रखा। एक डॉक्यूमेंट फैक्ट है कि 1973 में 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करने के फैसले से तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी जी सहमत नहीं, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी जिद, हट और राजनीतिक दंभ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान के तथाकथित हितैषी ये भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की मैं जरूर यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कार्यकाल की हैं जब मैं वहां अध्यक्ष था। 6 दिसंबर 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर 11:30 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचा के गुंबद में आंशिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली, और जब 3-4 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़फोड़ हो चुकी है, तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह ने, परंतु सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ अपने द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रयोग बताना चाहता हूं। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था।
श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है अध्यक्ष महोदय, जबकि हम बहुमत सिद्ध कर चुके। अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। सभापति महोदय, मुझे याद है कि उस समय मेरे साथ रात्रि में 12 बजे वहां से चल के हम सभी विधायक अगले दिन राष्ट्रपति भवन के बाहर देश के मीडिया के सामने 240 विधायकों की संख्या के साथ हम वहां पर मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा 425 की होती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और दलित समाज से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति श्री KR नारायणन का, जिन्होंने इस अन्याय को देखते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उस समय कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की संस्कृति को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। समाचार पत्रों ने उस समय जो शीर्षक दिया था, राष्ट्रपति महोदय के फैसले के बाद जो शीर्षक दिया था समाचार पत्रों ने अपनी खबरों का, प्रेसिडेंट स्टेप्स इन टू सेव डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट स्टेप्स इन टू सेव डेमोक्रेसी। राष्ट्रपति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा और यह भी मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ है। 22 फरवरी 1998 देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। अचानक हमारे गठबंधन के कुछ विधायक समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल बगैर सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिए हमारी सरकार को बर्खास्त करके दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिला देते हैं। और उससे अब क्या करें, क्या वो एक डिसिप्लिन सोल्जर और उसमें कांग्रेस में थे और उससे निरंतर उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि हमसे हमारी पार्टी ने गलत काम करा दिया, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल। तब अध्यक्ष महोदय और उससे तुरंत बहुमत साबित करने के लिए भी नहीं कहते। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व निर्णय दिया कि 24 घंटे में शक्ति परीक्षण होगा और सदन में 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा और जो बहुमत पाएगा वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। सभापति महोदय, ये दोनों घटनाएं भारत के संवैधानिक इतिहास की यात्रा में एक काला अध्याय जरूर हैं, परंतु संविधान कैसे लोकतंत्र को बचा सकता है उस दृष्टि से ये अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, हम और जदयू चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन थे। इसके बावजूद हमारे पास बहुमत था, परंतु हमें सरकार बनाने नहीं दी जा रही थी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो पहली बार झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल और तत्कालीन केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बात कही थी। यह झारखंड की घटना है जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ, उसके विस्तार में मैं अध्यक्ष महोदय नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संसदीय और संवैधानिक इतिहास में यदि मील के पत्थर गिनाना चाहूँ तो 1995 में जब जनेवा में, मैं प्रतिपक्ष का ध्यान विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। 1995 में जब जनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से कश्मीर मुद्दे पर घनघोर विरोध के बावजूद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जनेवा गए और विदेश की धरती पर सारा श्रेय नरसिम्हा राव जी की सरकार को दिया था हमारे लीडर अपोजिशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत की धरती पर आकर
फिर भारत वहां विदेश में तो जाकर उन्होंने सरकार का, केंद्रीय सरकार का समर्थन किया था, लेकिन भारत की धरती पर आकर उन्होंने सरकार का फिर से मुखर विरोध किया। सभापति, आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, तो हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है अध्यक्ष महोदय। परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए। और मैं घटना और याद दिलाना चाहता हूं, 1996 में अटल जी की 13 दिन की सरकार थी। यह सदन की कार्रवाई को टेलीविजन के द्वारा सीधा प्रसारण करने का फैसला यदि किसी ने जब किया गया था, तो उसमें अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसकी पहल की थी। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस के नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने हमेशा ये सत्ता को चुना। अध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू while defending the introduction of the Hindu Code Bill instead of a uniform civil code in the Parliament in 1954 said, I do not think that at the present moment the time is ripe in India for me to try to push it through. It appears that even 41 years thereafter, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it was lying since 1949. The governments which have come and gone, have so far failed to make any effort towards unified personal law for all Indians. The reasons are too obvious to be stated. The utmost that has been done is to codify the Hindu law. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of an uniform civil code for all citizens in the territory of India, unquote. अध्यक्ष महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कांग्रेस क्या ही लाती, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पूरी तरह से नकार दिया। अध्यक्ष महोदय, आप याद कीजिए शाहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों को लिए ऐतिहासिक निर्णय था। मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला शाहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। इसलिए जब कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति, अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक फिर से दोहराना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ करता हूं। जैसा प्रारंभ में ही मैंने कहा था अध्यक्ष महोदय, आज संसद पर हमले हुए की लगभग बरसी है, तो आज मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान ने जो अधिकार सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को दिए, उसका वैसा दुरुपयोग कभी नहीं कि हमले के मास्टरमाइंड को क्षमादान प्रकरण पर 7 साल तक लंबित रहे। आज तक ऐसी कोई कल्पना नहीं की जाती। मैं समझता हूं संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग
कभी न हो, यह संसद को सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने संविधान के 75 साल पूरे होने के साक्षी बने हैं, तो हमें अधिकारों से एक कदम आगे बढ़कर अध्यक्ष महोदय अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म के अनेकों अर्थ हैं अध्यक्ष महोदय। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में सजदा करना, यही धर्म नहीं है। धर्म के अनेकों अर्थ हैं, पर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण है वह कर्तव्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ मूलतः कर्तव्य ही है। धर्म शब्द ये ऋग्वेद में 56 बार आता है, 56 टाइम, और लगभग सभी स्थान पर इसका उपयोग कर्तव्य के अर्थ और संदर्भ में ही किया गया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति में उसके धर्म, मूल्य, इतिहास सभी में कर्तव्यों के निर्वहन की बातें की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में उसका संविधान ही उसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या यूं कहूं सैक्रेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों को इस संविधान में मौजूद शपथ को पद ग्रहण करने से पहले दोहराना पड़ता है। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा कि आपके ही समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की अंतरात्मा है। यह एक संवैधानिक दायित्व होने के साथ साथ एक नैतिक दायित्व भी है। और यह अक्सर कहा जाता है कि भारत विविधता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों, विश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है। लेकिन इस जीवंत विविधता के बीच जो हमें एक सूत्र में बांधता है अध्यक्ष महोदय, वह है हमारा संविधान। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बहुचर्चित किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में लिखा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और उसे प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर दोनों को एक समान महत्व दिया है। जिन आदर्शों को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया वे हैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का रास्ता अपनाया, पर उनके जेहन में एक बात पूरी तरह से साफ थी कि यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक भावना के साथ लाया जाए, यह उनकी मंशा थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वो बात यह थी कि संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि सामाजिक एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र को अलग अलग हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक सीमलेस वेब के 3 अलग अलग स्ट्रैंड हैं। And I would like to quote Adhyaksh Mahoday, without national unity, democracy would be endangered and there could be a little progress towards social and economic reform. And without democracy and reform, the nation would not hold together. And with these 3 strands, the framers had spun a seamless web. Unquote. अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमेशा नागरिक और राज्य, व्यक्ति और समाज के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन मार्शल ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम बट इट्स कोर्स कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रैंक्विल। जिसका अर्थ है कि संविधान की रचना सदियों के लिए होती है मगर उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता आजादी के आंदोलनों से प्रेरित थे, ये हम सभी जानते हैं। वे सभी दूरदर्शी थे, लेकिन भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों और उनके समाधानों को संविधान में सम्मिलित करना संभव नहीं था, किसी भी सूरत में संभव नहीं था। पिछले 7.5 दशकों में संविधान को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अध्यक्ष महोदय, पर हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान की स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस है कि हम उन सभी चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता से कर पाए।
पिछले 75 वर्षों में अध्यक्ष महोदय ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और वह लोकतंत्र को मजबूत किया है। और इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के पीछे जो आदर्श, सोच और मापदंड थे वे सभी हमारे संविधान में निहित हैं। और भारतीय संविधान वह आदर्श था अध्यक्ष महोदय जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह अस्तित्व में आया था। यह एक चार्टर था अध्यक्ष महोदय जिसने एक प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता और बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार के मार्ग पर इसने अग्रसर किया। और पिछले 75 वर्षों से हमारा संविधान इस भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 75 सालों में संविधान की मूल भावना से ही प्रेरणा लेते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया, संघीय संरचना को मजबूत किया और लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरा मानना है कि इन सभी निर्णयों के पीछे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो हमारे संवैधानिक निर्माताओं के आदर्श और दृष्टिकोण थे जो भारत के संविधान में ही निहित है। भारत का संविधान 7 दशकों से अधिक समय से न सिर्फ शानदार तरीके से भारत का संविधान काम कर रहा है बल्कि तमाम झंझावातों को झेलने के बाद भी साल दर साल ये हमारा संविधान मजबूत होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है इसकी बड़ी वजह थी इसके सबसे बड़ी वजह थी इसमें निहित कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की 4 नवंबर 1949 को अपने भाषण में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर विचार रखते हुए प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज क्रोट को कोट करते हुए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वाज द इनसेपरेबल कंडीशन ऑफ ए गवर्नमेंट एट वंस फ्री एंड पीसफुल। अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान को इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रेखांकित करने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 से ठीक एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था जिसे द ग्रामर ऑफ एनॉर्की स्पीच के नाम से जाना जाता है। ग्रामर ऑफ एनॉर्की स्पीच के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें कहा था, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मुझे लगता है कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोगों पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हों। उसी तरह कोई संविधान कितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोगों की भूमिका सकारात्मक हो। ये राजनीति का चरित्र है। राजनीति का चरित्र है, जैसे व्यक्तियों के हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। राम के हाथों में जाती है तो भक्त बन जाती है, कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है, आजाद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे हाथों के में जाती है तो मुक्ति बन जाती है। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कही गई अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि बाय इंडिपेंडेंस वी हैव लॉस्ट द एक्सक्यूज ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। Again, I would like to repeat it. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा संविधान सबसे उत्कृष्ट दिमागों की एक कड़ी मेहनत और दृष्टि का परिणाम है। हमारा संविधान हर मामले में एक महान दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय। यह हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स का हम सभी के लिए सबसे बड़ा उपहार है अध्यक्ष महोदय। अब ये हमारा कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि हम संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग न होने दें और यह संवैधानिक यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए पूरी शक्ति से काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, गौरव की अनुभूति करते हुए कर सकता हूं
कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय भंग नहीं होने, और यह कर्तव्य हमारे किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए। यह कर्तव्य किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।